नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आज की क्लास के अंदर आप आए हैं, कमाल की बात है, क्योंकि आप सभी कमाल के छात्र हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये एक ऐसी सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर हम यूपीएससी की पॉलिटी को कंप्लीटली यूट्यूब पर करने वाले हैं, जो ना कि सिर्फ आपके क्वेश्चंस फॉर्मेट में रहेगी बल्कि आपके थ्योरी फॉर्मेट में भी ये रहने वाली है, प्रैक्टिस फॉर्मेट में भी रहने वाली है। हर एक तरीके से आपकी इंडियन पॉलिटी को पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में जब आप जाके बैठें, यूपीएसआई का एग्जाम को आप अटेम्प्ट करें, तो ऐसी कोई भी चीज ना हो जो आपसे मिस आउट हो जाए। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं और तैयार हैं इस सब के लिए, मुझे एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं भी पूर्णतः तैयार हूं। और कैसे हैं आप लोग क्लास के अंदर? मैं देख पा रहा हूं वर्तमान में क्लास के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं नितिन कुमार हैं, ठीक है, अलग अलग छात्र क्लास के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तेजपाल भाई हैं, ठीक है, और मिश्रा हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे आए। आप सभी का प्यार हमेशा बना रहा, उसका बहुत बहुत आभार। दीपावली पर भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो भाई आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, और चीजों को बहुत अच्छा रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 2-3 एरर्स आपको आ रहे होंगे, वो एरर्स मैं बता देता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों को होगा कि सर अपन की पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, जो पीडीएफ हमें आई थी वो पीडीएफ आपको 24 आवर्स के अंदर सेंड हो जाएगी। दूसरा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। 6 मिलियन बैच वाले बच्चों की, 6 मिलियन वाले बैच को मैं देख लूंगा, आज रात को उसको चेक कर देना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सरपंच जी बिल्कुल सेट हैं, आप बताओ कैसे हो? फुल मौज, स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडियन पॉलिटी की मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आप समझेंगे यूपीएसआई के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं। अगर आप यूपीएसआई की बात करते हैं, यूपीएसआई 2025 की अगर मैं बात करूं, वी टॉक अबाउट यूपीएसआई 2025 की मैं बात करूं, इसमें आपको जो जीएस देखने को मिलती है, टोटल जीएस जो आपको देखने को मिलती है, टोटल जी के जीएस जो आपको इसमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है भाई 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब 40 क्वेश्चंस में अगर मैं बाइफर्केशन करूं भाई जी, अगर मैं इसका विभाजन करूं, तो इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं जो मूल विधि से आते हैं, मूल विधि प्लस संविधान से आते हैं, मतलब दो ही टॉपिकों से आ जा रहे हैं। और बाकी का बचा हुआ जो लगभग 20 नंबर का पोर्शन है, वो कंप्लीट जीएस में से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है, हिस्ट्री हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको भी अगर मैं बाइफर्केट कर दूं यहां पर, तो यहां संविधान के मूल विधि के तकरीबन 7 से 8 सवाल आते हैं, और यहां तकरीबन 13 से 12 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं जो संविधान की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो मूल विधि की ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, बची हुई रेस्ट भी कंप्लीट होगी, कल आपकी इसकी क्लास भी कंसीडर कराई जाएगी। एंड अगर मैं बात करूं, अब हम संविधान की चर्चा करने वाले, संविधान को एक अलग लेवल पर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब आज की क्लास में मैं मूल विधि को पूरी करने की ऑलरेडी कसम खा चुका हूं, और अब मैं दूसरी कसम खाने वाला हूं, वो है संविधान को पूरा करने की। जो बच्चे सोच रहे हैं सर वो पूरी नहीं हुई या मूल विधि पूरी नहीं करे, भैया मैंने क्या कहा, अब पीछे कुछ समय से चैनल पर एक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं पूर्णतः उस चीज को कवर कराने के लिए आप लोगों के बीच में जुड़ा हूं। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो मैंने कहा हो और पूरा ना कराऊं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि भाई बात है बात की, और एक बार जो मैंने बात कह दी तो भाई कह दी, इफ आई डू आई डू। ठीक है भाई जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पैटर्न क्या है, टुडेज क्लास पैटर्न क्या है? टुडेज क्लास पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास का पैटर्न क्या है? क्लास का पैटर्न है कि पहले मैं आपको थियरी कराऊंगा और उस थियरी के बेस के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आपको थियरी कराऊंगा और उसी थियरी के बेस के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसके लिए आपको रेडी होगा टुडेज क्लास पैटर्न, देन पहले थियरी देन क्वेश्चंस, जो यहां पर आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है, याद रखना। एक और चीज यहां पर आप समझ लेना, हमारा टारगेट क्या है और हम उसको कैसे अचीव करेंगे। हमारा टारगेट है यूपीएसआई 2025 के अंदर, ठीक है, दरोगा बनना है, ठीक है, दरोगा बनना है। सर हम तो लड़कियां भी हैं, तो आपको दरोगन बनना है ना भाई, ठीक है, आपको बनना है दरोगा अथवा दरोगन, आपको बनना होगा। ये मत सोचना कि मैं किसी दरोगा से ब्याह कर लूंगी तो दरोगन बन जाऊंगी, नहीं नहीं, ऐसे मत सोचना, ठीक है, याद रखना। लड़को भाई तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, तुम किसी दरोगन से भी विवाह कर लोगे तो भी दरोगा नहीं बन पाओगे। तो लड़कों के लिए ज्यादा विशेषता है, मैं जो है बहुत बार भावुक रहता हूं इन सभी छात्रों के लिए। तो दरोगा और दरोगन बनने के लिए आप सभी का स्वागत है। इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे, इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि मैं कंप्लीट जीके जीएस आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, कंप्लीट जीके जीएस मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। जैसे मूल विधि है, पॉलिटी के पीवाईक्यू मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, और आज जो स्टार्ट कर रहा हूं वो स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन पॉलिटी थ्योरी एंड क्वेश्चंस, ठीक है।
सर कितना सिलेबस आप पूरा कराने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या कुछ होगा जो आप यहां पर पूरा कराएंगे। देखिए अगर बात है क्या कुछ होगा, तो ये एक सिलेबस है जो मैं यहां पे आपको पूरा कराऊंगा। भारत के संविधान का विकास, भारतीय संविधान का इतिहास, कैसे बना था संविधान, संविधान सभा, स्वरूप, संघराज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद, न्याय व्यवस्था, राज्यों में शासन, पंचायत, केंद्र शासन, केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य संबंध, संघ जातीय के लिए विशेष प्रावधान, प्रमुख आयोग, आपातकाल, संविधान अनुच्छेद, संविधान संशोधन। एक स्क्रीनशॉट मारो तड़ाक देसी, स्क्रीनशॉट मारो इसका फटाफट। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बढ़िया। इसको हम पूरा करेंगे, जोरदार। इसके बाद इसी चीज को इंग्लिश में भी ले लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी वाले भी तो छात्र अपने हैं, कि हम उनकी मोहब्बत में नहीं पड़े, क्योंकि हम उनसे लव यू कर बैठे हैं। कमेंट ऐसी मत किया करो, ये क्या कमेंट हुई? इसको आप नोट करिए, अभी बताऊं। हाँ जी, नमस्ते भाई सिंह साहब, नमस्ते, कैसे हैं आप? नोट करो फटाफट इसे। तो मैंने बताया कि हम यहाँ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स है, यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, ठीक है। इन सब चीजों को हम यहाँ कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहिए और चीजों को उसी दिशा में हम लेके आगे चलते हैं, ठीक है। लेके आगे चलते हैं, फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ। लेके आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आर यू रेडी? स्टार्ट करें भाई? ओके, गुड। यार मुझे कमेंट का थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा फ्लो इतना, हाँ बट पता लग रहा है जो कमेंट कर रहे हैं, रवि कुमार है, अभय है, ठीक है, ओके, मिलन है, ठीक है, ओके, रवि। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पे स्टार्ट करूं, हम सीधा स्टार्ट करते हैं, संविधान क्या है, किस तरीके से जरूरत होती है, राज्य व्यवस्था क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्या, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या होता है, प्रशासन। बहुत ध्यानपूर्वक समझना, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बाबू, क्या नोट्स बनाने हैं? जी हाँ, आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं राज व्यवस्था, राज व्यवस्था में आपको पढ़ाने वाला हूं। राज व्यवस्था का मतलब होता है इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ाने वाला हूं। अब इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात बताऊं, इंडियन पॉलिटी का मतलब होता है देश का प्रशासन। क्या पढ़ाने वाला हूं बाबू? देश का प्रशासन पढ़ाने वाला हूं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पढ़ाने वाला हूं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में कानून बनना, किसी विशेष क्षेत्र में कानून बनना, विशेष क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक एरिया में कानून बनना, लॉ मेकिंग, कानून बनना, लागू होना और संरक्षण होना, कानून बनना, लागू होना और संरक्षण होना, और उस चीज का संरक्षण होना इसमें शामिल होता है। तो इस चीज को हम कैसे बात करते हैं सर जी? दिस इज बेसिकली वर्क एज लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग हमें देखनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन हमें देखना पड़ेगा, और एग्जीक्यूशन के बाद हमें कंजर्वेशन देखना पड़ेगा, तभी कहा जा सकता है कि यहां पर प्रशासन चल रहा है। सीधी बात है, ये तो आप जानते हैं। हाँ जी सर, जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश के प्रशासन के लेवल कितने हैं, क्योंकि लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन लेवल निकलेंगे उसके जो इस क्लास में बना रहेगा। लेवल या स्तर आपको कितने देखने को मिलते हैं? किस चीज के? प्रशासन के स्तर आपको कितने देखने, प्रशासन के लेवल कितने देखने को मिलते हैं? किस चीज के? प्रशासन के लेवल हमें कितने देखने को मिलते हैं? ठीक है, फटाफट आप बताएंगे लेवल या स्तर आपको कितने देखने को मिलते हैं? प्रशासन के 3 लेवल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सेंटर यानी केंद्र, सबसे पहले सेंटर यानी केंद्र, फिर राज्य, राज्य यानी स्टेट, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है लोकल यानी स्थानीय। स्थानीय भी आपको देखने को मिलता है, स्थानीय यानी लोकल बॉडीज में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, अब क्योंकि इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब हम यहां के प्रशासन की बात करेंगे। तो यहां जो प्रशासन को घुमा घुमा के बताया गया है, वो क्या कहता है कि जी इंडियन पॉलिटी जो है ना मट साहब, इंडियन पॉलिटी जो है मट साहब, वो बताती है हमें कि हमें इस तरीके से प्रशासन देखने को मिलता है। कैसे कैसे, क्या क्या देखने को मिलता है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बुलंदशहर से राम राम, राम राम भाई जी, ठीक है। फटाफट नोट करिए क्या क्या देखने को मिलता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें। जोरदार। हाँ भाई, ठीक है, ओके। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे होते हैं 3 प्रकार से, जैसे कार्यपालिका पहली, कार्यपालिका होती है, देन विधायिका, विधायिका होती है, और देन होती है न्यायपालिका। न्यायिक होती है न्यायपालिका, न्यायिक, न्यायपालिका, न्यायपालिका होती है। सर अंग्रेजी भी तो बता दो, फटाफट आप लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इसका काम क्या होता है, फटाफट बताओ। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी हमें देखने को मिलती है, जुडिशियरी हमें देखने को मिलती है। कोई दिक्कत है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये अलग अलग देखने को मिलती हैं, तो इनका काम क्या क्या है। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम क्या है सर, यह है कानून लागू करना, कानून को लागू करती है, कानून लागू करना, कानून लागू करना इसका काम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है विधायिका का, सर कानून निर्माण इसका काम होता है, कानून निर्माण करना इसका काम है, कानून निर्माण करना। और इसका काम क्या है भाई जी, इसका काम है कानून संरक्षण करना, कानून संरक्षण करना। अच्छा, इतनी चीजें हमें कैसे पता, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लॉ मेकिंग, लॉ फॉर्मेशन, लॉ एग्जीक्यूशन, ये बहुत टिपिकल काम नहीं है। हाँ सर, काम तो टिपिकल है, तो हमें इसके बारे में जानकारी कैसे है सर। यह सभी चीजें निर्भर करती हैं किस चीज पर, यह सभी संरचना, यह सभी संविधान पर निर्भर करता है, यह सभी संविधान पर निर्भर करता है, यह सभी संविधान पर निर्भर है, निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी संविधान पर निर्भर करता है। तो अब हमें कहने की बात यह हो गई कि यदि आप राज्य व्यवस्था समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि राज्य व्यवस्था समझना चाहते हैं तो संविधान समझना होगा, यही बात आती है। यदि राज्य व्यवस्था समझनी है, यदि राज व्यवस्था समझनी है, व्यवस्था समझनी है, समझनी है, तो संविधान समझो, तो संविधान समझो, संविधान समझो। तो क्या आप संविधान समझना चाहेंगे? संविधान समझो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंडियन पॉलिटी देन यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू रेडी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आप संविधान को पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे हो, क्या माने? ये सारी लाइक उनके लिए बचा लेंगे सर, अगर आप कहें तो आपको अभी लाइक दबा के माहौल बना देंगे। वाह वाह वाह, चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार। हर हर महादेव, ओम पार्वती पते, हर हर महादेव। सरोज भाई क्या हाल है? चलो प्रियंका भाई, चलो फटाफट से आगे हम बात करते हैं। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, चर्चा देखते हैं। मैंने बताया यदि आप संविधान को समझना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। संविधान होता क्या है वो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। पहले आप संविधान को समझिए, संविधान क्या है। समझने की प्रक्रिया तो हम देख ही लेंगे, संविधान क्या होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताइए। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला सवाल हुआ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला सवाल है जी हमारा। संविधान क्या है? तो यह एक अधिकार पत्र है, एक अधिकार पत्र है, एक अधिकार पत्र है, प्रोटोकॉल लेटर है, अधिकार पत्र है, एक अधिकार पत्र है, ठीक है। ये क्या है बाबू? एक अधिकार पत्र है, प्रोटोकॉल लेटर है, ठीक है, प्रोटोकॉल लेटर है। प्रोटोकॉल लेटर आपको देखने को मिलता है, प्रोटोकॉल लेटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। देश के प्रशासन को चलाने वाला दिशा निर्देश, देश के प्रशासन को चलाने के दिशा निर्देश, देश के प्रशासन को चलाने के दिशा निर्देश, प्रशासन को चलाने के दिशा निर्देश, दिशा निर्देश आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। इंस्ट्रक्शंस टू ड्रिवन, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस टू रन कंट्री, इंस्ट्रक्शंस टू रन कंट्री। अगर आप देश चलाना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यही है संविधान। अब संविधान को समझना बेहद आसान है। संविधान को समझने के लिए यदि समझना है तो 3 खंड हैं। यदि समझना है, यदि समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यदि समझना है तो आप सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ो। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ सकते हैं? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी पढ़ लीजिए आप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप पढ़ लीजिए। अच्छा, जब सवाल करोगे ना तो पोल भी आएगा, नहीं पता है? सवाल करने के दौरान पोल भी आएगा, पता ही समझ में? हाँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ो सबसे पहले। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा सबसे पहले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है संविधान बनना, संविधान का बनना हमें देखने को मिलता है, संविधान का बनना हमें देखने को मिलता है, बनना। मेकिंग हमें देखने को मिलती है, मेकिंग, मेकिंग हमें देखने को मिल जाती है। और तीसरा है संरचना, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें, संरचना है, स्ट्रक्चर वगैरह है, स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ाना कहां से शुरू करता हूं बाबू, इसको हम पहले पॉइंट से ले लेते हैं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसको हम ले लेते हैं कि जी कहां से लोगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहां से ले लीजिए, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे। तो क्योंकि यहां से है तो यहां लगाते हैं 3 झंडे, यहां लगाते हैं 3 झंडे, ठीक है, यहां लगाते हैं हम 3 झंडे, यहां 2 झंडे, फिर इसको करें। पेपर में सबसे जरूरी क्या होता है, पेपर में सबसे जरूरी ये है, फिर पेपर में ये है, और फिर पेपर में ये है। अगर मैं यहां पे लगाऊं तो यहां लगेंगे 3 इंपोर्टेंट, यहां 2 और ये। तो पहले में हम पहला पोर्शन खत्म ही कर देते ताकि वो दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं है जी? हाँ, बीएनएस की कंप्लीट क्लास आपकी कल से शुरू होगी और वो रेगुलर होगी फिर, ठीक है, प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो रही है। तो हम जैसा मैंने बताया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान की को। तो ये कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस तरीके से आप हेडिंग डाल लेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये लीजिए जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हेडिंग डाल लीजिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक तथ्य देख लेंगे, ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट्स। तो मैंने बताया संविधान का निर्माण भारत में प्रशासन से शुरू हुआ, संविधान का निर्माण उन अधिनियमों से हुआ, उन अधिनियमों से हुआ, अधिनियमों से हुआ, हुआ जो जो ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान भारत आए था। ब्रिटिश सरकार प्रशासन के दौरान, ब्रिटिश सरकार प्रशासन के दौरान भारत आए। एक सवाल का जवाब दोगे, दौरान भारत आए, दौरान भारत आए, एक सवाल का जवाब दोगे। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, यह सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत, यह है सवाल, भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत, ब्रिटिश प्रशासन शुरुआत, ब्रिटिश प्रशासन शुरुआत किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई, किस वर्ष, सवाल का जवाब दो। कारण क्या रहा, इस वर्ष ही क्यों हुई थी, यह भी मुझे बताना, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया संविधान का निर्माण उन अधिनियमों पर निर्भर करता है, यहां एक फैक्ट देख रहे हो आप, यहां लिखा हुआ है उन अधिनियमों पर निर्भर है जो ईआईसी तथा ब्रिटिश सरकार प्रशासन के दौरान भारत आए। अब ये अधिनियम 2 प्रकार के हैं लल्ला, अधिनियम है ये 2 प्रकार के। ये अधिनियम कितने प्रकार के, अधिनियम 2 प्रकार के हैं, अधिनियम 2 टाइप, 2 टाइप है। पहला कौन सा, कंपनी और क्राउन, पहला तो है कंपनी और दूसरा है क्राउन, कंपनी है और क्राउन है, ठीक है, याद रखिए, नोट करो।
ठीक है, चलिए, चलो 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 चलो। हाँ भाई, सर का कॉल था, सर बता रहे थे यूपीएसआई के लिए जो हम ऑफलाइन टेस्ट रखा रहे हैं उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, भानु भाई, भानु वो करा देंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि यह कंपनी का अधिनियम है और ये क्राउन का अधिनियम है। मैंने पूछा था भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत किस वर्ष हुई, वो 1765 में आपको देखने को मिलती है। और ये इलाहाबाद की संधि के बाद हुई थी। इलाहाबाद संधि के बाद हुई थी। इलाहाबाद संधि के बाद, इलाहाबाद संधि के बाद हुई थी। आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको देखने को मिल जाएगी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। कंपनी अधिनियम आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी अधिनियम है कुछ, अधिनियम है कुछ, और कुछ आपके हैं क्राउन अधिनियम। कुछ हैं बच्चे आपके क्राउन अधिनियम। ठीक बात, ओके। अब हम बात करते हैं कौन सी कंपनी अधिनियम है, कौन से क्राउन अधिनियम है। क्लियर बात है, ओके। अब हम बात करते हैं कौन से कंपनी अधिनियम है, कौन से क्राउन अधिनियम है। चलो जी, यहां तो लिख दूंगा कंपनी अधिनियम और यहां लिख दूंगा क्राउन अधिनियम। यहां तो लिख दूंगा मैं कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट्स है। यहां है आपके क्राउन एक्ट, क्राउन एक्ट्स। ठीक है, एक मिनट यार, सर का कॉल है। हाँ भाई, ठीक है। टेस्ट होगा अभी, सर आएंगे शायद, क्लास में ही आएंगे। ठीक है, आके कह रहे हैं कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ तेरी क्लास में। आ रहे हैं सर। चलिए, कंपनी अधिनियम हम देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम कह रहे हैं कि अजीत भाई तू क्लास में है तो चल वहीं आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है सर, आ जाओ, नहीं खड़ा हूँ। तो मैंने कही सर फुल भाइयों वाली बात है। चलिए, क्राउन अधिनियम हो जाए। आप कहाँ कहाँ से हैं ताकि हम टेस्ट को उस प्रकार से अरेंज भी करा पाए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात बताऊं, जैसे कंपनी अधिनियम है तो कंपनी अधिनियम कहां से कहां तक है, किस वर्ष से आने शुरू हुए? 1765 से आने शुरू हुए और यह आते 1857 तक। ये आने हुए हैं भाई जी 1858 से शुरू, ये आने शुरू हुए 1858 से, और ये जाएंगे 1947 तक। तो इस तरीके से आपको पूरा मेथड देखने को मिल जाता है। क्लियर बात है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पर बात बताऊं, जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब है विनियामक अधिनियम है, विनियामक अधिनियम है, विनियामक अधिनियम है। उसके बाद आता है बच्चे 1781। ठीक है, सेटलमेंट एक्ट है आपका, सेटलमेंट एक्ट आपको देखने को मिलता है, एक्ट है। इसके बाद है आपका, इसको बोलते हैं संशोधनात्मक, संशोधनात्मक बोलते हैं इसको। फिर आपको देखने को मिलता है भाई 1784 पिट्स एक्ट देखने को मिलता है, पिट्स एक्ट देखने को मिलता है। तुम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट हम बोलते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है 1784 के बाद 1786 दूसरा सेटलमेंट एक्ट ही हमें देखने को मिलता है। सेटलमेंट एक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम देखने को मिलता है। फिर हमें 4 चार्टर देखने को मिलते हैं, 4 चार्टर अधिनियम देखने को मिलते हैं। 4 चार्टर का मतलब है राजलेख अधिनियम देखने को मिलते हैं, राजलेख अधिनियम हमें देखने को मिलते हैं। कब कब? 1793, 1813, 1833 और 1853। नोट करो, नोट करो।
चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे। ये तो मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिली। जैसे 1793 में आपको ये चीज देखने को मिली, ये 1813, 1833, 1853, ये चार चार्टर आपको देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं राजलेख अधिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राउन एक्टों के बारे में, जो शाही राज अधिनियम भी कहलाते हैं, जिनको हम शाही अधिनियम भी बोलते हैं, जिनको हम शाही अधिनियम भी बोलते हैं, जिनको हम शाही अधिनियम भी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका 1861। यहां आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट इंडिया काउंसिल एक्ट देखने को मिलता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आपको देखने को मिलता है, काउंसिल एक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है 1892, ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट ही है आपका। ये भी क्या है आपका? इंडियन काउंसिल एक्ट ही है, ये भी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ही है, ये भी आपका काउंसिल एक्ट ही है। अच्छा हिंदी में भी लिख लीजिए सो दैट कि आपको वैसे भी कोई इशू ना आए, है ना। ये है आपका भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम है ये आपका भारत परिषद अधिनियम है आपका, ये भारत परिषद अधिनियम है आपका, ठीक है। ये भी भारत परिषद अधिनियम है आपका, ठीक बात, ओके। ये भारत परिषद, ये भारत परिषद। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको देखने को जो मिलता है 58, 61, 92, फिर 1909 में आपको देखने को मिलता है मॉर्लेमेंटो एक्ट है, मॉर्लेमेंटो है। मॉर्लेमेंटो भी एक प्रकार से भारत परिषद ही था, भारत परिषद ही था बच्चे, ठीक है, इंडियन काउंसिल ही था वो भी। फिर 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, बट ये भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका, इंडिया एक्ट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका। फिर 1935 ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका। फिर 1942 में आता है क्रिप्स एक्ट आता है आपका, क्रिप्स एक्ट आता है, क्रिप्स एक्ट। फिर आपको देखने को मिलता है 1945 वेवल एक्ट आपको देखने को मिलता है, वेवल एक्ट आपको देखने को मिलता है, वेवल एक्ट, ठीक है। फिर 1946 में आता है आपका कैबिनेट एक्ट, कैबिनेट एक्ट आपको देखने को मिलता है। और फिर 1947 में आपको देखने को मिलता है अगला अधिनियम है आपका भारत स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आपको देखने को मिलता है, भारत स्वतंत्रता एक्ट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए भाई फटाफट बताइए नोट किया। अब देखिए यूपीएसआई के पेपर में होता क्या है वो समझिए। जब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में पेपर देने के लिए जाते हैं तो इससे सवाल बनते हैं। अब बहुत बार तो ये भी बच्चों का पूछना होता है कि सर कंपनी अधिनियम और क्राउन अधिनियम में क्या फर्क है, कंपनी अधिनियम बता दीजिए और क्राउन अधिनियम बता दीजिए। देखो अगर मैं कंपनी अधिनियम की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अधिनियमों को भेजा करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अधिनियमों को भेजा करती थी किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेजा करती थी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इनको कहां भेजती थी? भारतीयों पर भेजती थी। अब क्योंकि बीच में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिल रही है, इस वजह से इसको कंपनी अधिनियम। सेम दूसरा क्राउन एक्ट में अगर हम देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है,
और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है वो सीधी इंडियन स्पेस को इंपोज करती थी। इसलिए तो पूछा जाता है कि इन अधिनियमों में क्या क्या प्रमुख बातें हुई हैं, उनको देखिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चले जी चले, बहुत जोरदार। तो यूपीएसआई के पेपर में क्या होता है? ठीक है, अभी दरअसल ही घर से भी मेरे से टेक्स्ट आया है। टेक्स्ट अभी जस्ट मेरे घर से टेक्स्ट आया। आई जस्ट गो द टेक्स्ट फ्रॉम माय होम एंड दे वर केयरिंग एंड आई जस्ट लाइक दैट केयरिंग। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर हूँ, तो दे वर लाइक कि हाँ 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 हाँ। तो आई वाज जस्ट सॉफ्टली रिप्लाइड कि हाँ 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 हाँ। ठीक है, दैट इज सो गुड। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। और हाँ भाई, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी का। जैसे श्रांत है, ठीक है, श्रांत तो जोरदार आदमी है अपना। तो भाई मैं नहीं, आज तक कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है। जो मैटर है वो है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वी आर लाइक दैट, कि आपके समर्थन में है तो आपके समर्थन में है। ठीक है, इफ आई डू आई डू, ये समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे देखिएगा अब आप। तो ये चीजें हम हैं। पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है कि भाई इस अधिनियम में क्या बातें हुई हैं, इस अधिनियम में क्या बातें हुई हैं, इस अधिनियम में क्या बातें हुई हैं, या फिर इस अधिनियम में क्या बातें हुई हैं। इस प्रकार की बातें आपसे बार बार पूछ ली जाती हैं, राइट? ठीक है, अब ऐसे ही सेम चीज आपको यहां यहां भी देखने को मिल जाती है। अब पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक बात। अब उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे और उस क्वेश्चन को हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। अब मैंने क्या बताया, रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि पूछेगा, यूपीएसआई की बात कर रहा हूं, कि इसमें क्या बातें हुई थी, क्या बातें नहीं हुई थी। इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए ये लीजिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसके द्वारा क्या किया गया, वो मुझे बताएं आप। तो 1773 का एक्ट पहला था जिसके द्वारा ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया। ठीक है, भारत पर विधि बनाने का अधिकार का बल दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, विधि निर्माण को केंद्रीकृत किया। तो क्या काम ऐसा है जो यहां पर किया, फटाफट बताओ। सेपरेटेड लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये शुरुआती तौर पर नहीं हुआ। सेपरेटेड जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी शुरुआती तौर पर नहीं हुआ। सेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये भी नहीं हुआ। ये 1833 में हुआ है। 1833 के चार्टर एक्ट से हुआ है, ये चार्टर एक्ट से हुआ है। सेपरेटेड जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया। ये तो कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो गया है 1853 में, 1853 में ये भी हो गया है। जुडिशरी को रेवेन्यू से अलग कब किया गया था? जो जुडिशियरी है इसको रेवेन्यू से अलग कब किया गया? रेवेन्यू से अलग कब किया गया, ये बताइए। तो जुडिशरी को रेवेन्यू से अलग कब कर दिया गया, उसके बारे में बता दीजिए। तो सर जी, जुडिशरी को रेवेन्यू से अलग कब किया जाता है? यह किया जाता है 1793 में। 1793 में, या 1853, या 1837, या 1793। करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला सवाल लीजिए, दूसरे नंबर का। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स इन कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्लास में चल रहा है, वो बस इसलिए चल रहा है क्योंकि हम ऑफलाइन यूपीएससी के टेस्ट कराने वाले हैं, तो उसकी मीटिंग भी पैरेलल ही चल रही है। अभी वर्तमान में क्लास के अंदर कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं जो यहाँ ही बैठे हैं। दरअसल ये भी थोड़ा सा मैटर है। नहीं, मैं बुलाता हूँ, आइए फिर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। मैंने बताया किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स बना था, तो कलकत्ता का फोर्ट विलियम 1773 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ही बना था, राइट। अब इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जब फोर्ट विलियम्स बना था तो इसके अंदर जज कितने थे? सर जी, इसके अंदर जजों की संख्या देखने को मिलती है 4, जिसमें से एक मुख्य है और 3 अन्य है। एक मुख्य हो जाएंगे और हो जाएंगे 3 अन्य आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मुख्य जो आपको देखने को मिल जाएंगे उनका नाम हो जाएगा इलीजहां इम्पे। इलीजहां इम्पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो अन्य है उनका नाम है हाइड, लेमेस्टर एंड चैम्बर्स। लेमेस्टर एंड चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेमेस्टर एंड चैम्बर्स आपको देखने को आपको देखने को मिल जाएंगे। हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स, ये इलीजहां इम्पे मुख्य हो जाए। ये है भैया भारत अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम था। इसमें कुछ ज्यादा खास बातें आपको देखने को नहीं मिल रही होती। 1773 चार्टर एक्ट है। 5 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन को अलग से देने होंगे। इसमें क्या करना पड़ता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को एडिशनल 5 लाख देने पड़ेंगे। एडिशनल 5 लाख देने पड़ेंगे। एडिशनल 5 लाख देने पड़ेंगे। किसको? एडिशनल 5 लाख देने पड़ेंगे। टू एडिशनल 5 लाख देने पड़ेंगे। टू एडिशनल 5 लाख टू किसको देने पड़ेंगे? एडिशनल 5 लाख रुपए। तो ये एडिशनल 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। चार्टर एक्ट 1813 का जो है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंदर कंडीशन कैसी बनती है? इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट काम है, 1 लाख इंग्लिश एजुकेशन पे इन्वेस्ट हुआ। इंग्लिश एजुकेशन पर इन्वेस्ट हुआ। ये इंग्लिश एजुकेशन पर आपका इन्वेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन पर इन्वेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? सेम ही है बट रिपीटेड है, इस वजह से आ गया है। फोर्ट विलियम्स का कोर्ट ही कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है। फोर्ट विलियम्स का कोर्ट ही कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है। स्थापना 1774 में हुई है। अधिनियम का यूज ये हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, आप मुझे बताओ। अगर मैं आपसे यही पूछने लगूं कि मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, आप मुझे बताइए। अगर मैं पूछूं बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, वो आप मुझे बताइए। और फिर आप मुझे यह भी बताइए कि इन सभी कोर्टों को खत्म कब कर दिया गया। इन सभी कोर्टों को खत्म कब कर दिया गया, फटाफट बताएं। ईसाई मिशनरियों का आगमन भी हुआ, यह भी लोगों का कहना है। हाँ भाई, हुआ तो था जी, हुआ तो था। देखिए, मद्रास सुप्रीम कोर्ट बनता 1800 में और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट बनता 1823 में, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये सबसे बड़ा अधिनियम है। अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, इसके अंदर 10 तो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें 14 तो देखने को मिलते हैं भाग, 10 देखने को मिलती है अनुसूची, 10 है शेड्यूल और 321 है इसमें आर्टिकल। 321 है इसके अंदर आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इसके थ्रू 3 हाईकोर्ट बने हैं, ठीक है। 3 हाईकोर्ट इसके माध्यम से बनाए गए हैं। 3 हाईकोर्ट इसके माध्यम से बनाए गए हैं। 1862 में बने थे। कहां कहां बने थे सर? ये बने थे बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में। कोलकाता एंड मद्रास में आपको देखने को मिले हैं। मद्रास में आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। चौथे नंबर का सवाल है आपका, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? अब देखो, कमाल की बात क्या है कि ये आपको फंसाना चाहता है सवाल, क्योंकि ये ठीक से कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा। गवर्नर जनरल पर कौन सा, ये नहीं बता रहा। देखो, इससे रिलेटेड 3-4 सवाल बनते हैं और वो तीनों चारों सवाल मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा समझ विकसित हो। देखो, पहला एक पद आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं बंगाल का गवर्नर। ये पहला पद हो गया, बंगाल का गवर्नर वाला। बंगाल का गवर्नर, ये पहला पद हो गया। दूसरा हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ये दूसरा पद हो गया।
बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरा पद हो गया। तीसरा होता है भारत का गवर्नर जनरल, तीसरा होता है बाबू भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये हो गया तीसरा पद, गवर्नर जनरल हो गया। और इसके बाद चौथा पद आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वायसरॉय, वायसरॉय यानी वायसराय आपको देखने को मिलता है, वायसराय आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए जो बंगाल का गवर्नर है उसमें पहला व्यक्ति ये पद कब बना है सर, ये पद बना है 1765 में, ये पद बना है 1765 में। और प्रथम व्यक्ति इस पे रॉबर्ट क्लाइव बैठा है। प्रथम व्यक्ति कौन बैठा है, प्रथम बैठा है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव आपको देखने को मिलता है। बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर बैठता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम क्या देखने को मिल जाएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये देखने को मिलता है आपको, बंगाल का गवर्नर जनरल है 1800 सॉरी 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 आई एम वेरी सॉरी 1773 में देखने को मिलता है वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स आपको देखने को मिलता है, हेस्टिंग्स आपको देखने को मिलता है। भारत का गवर्नर जनरल आपको कब देखने को मिलता है, भारत का गवर्नर जनरल ये देखने को मिलता है 1833, इस पे देखने को मिलता है आपको कैनिंग, विलियम बेंटिक आपको देखने को मिलता है, विलियम बेंटिक आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है वायसरॉय का पद, और यहां ये देखने को मिलता है 1858 में। इस पद पर जो व्यक्ति आपको देखने को मिलता है वायसरॉय पे, दैट इज बेसिकली कैनिंग, तो कैनिंग देखने को मिलता है। अब इस बेसिस पर आप बताएंगे गवर्नर जनरल का पहला पद, तो पहला पद तो यही हो गया, तो 1773 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पांचवा, ये लीजिए, पांचवें सवाल का जवाब दीजिए मुझे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए पांचवें सवाल में भी, कोई भी समस्या दूर दूर तक आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताओ, फटाफट आप बताएंगे, कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए बताइए, सवाल है, ठीक है, काफी जरूरी सवाल आपको देखने को मिल रहा है ये, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्रोल बोर्ड इन ब्रिटेन थ्रू विच ब्रिटेन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कंट्रोल इन दीवानी मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया, ये किसके थ्रू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करेगा, प्रावधान करेगा जिसके माध्यम से ब्रिटेन सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों को पूरी तरीके से नियंत्रित कर पाएगी। फटाफट बताओ, जोरदार सवाल है आपका, जोरदार सवाल आपको देखने को मिल रहा है, इसी के बारे में चर्चा करिए फटाफट से, फटाफट चर्चा करिए इसके बारे में। देखिए कंट्रोलर की बात हो रही है, मेरे ख्याल से आप इतना समझ पाए होंगे, कंट्रोलर की बात यहां पर हो रही है जिसके बारे में आप समझ पाए होंगे। फटाफट बताइए। ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर इसके अंदर बी होगा, बी होगा, ज्यादातर बच्चों का बी बताना है, बहुत जोरदार। हाँ भैया पिट्स इंडिया अधिनियम ही है, लेकिन सवाल पूछा जाता है पिट्स इंडिया अधिनियम जो है वह समाप्त कब हो गया था। सर पिट्स इंडिया अधिनियम समाप्त होता है 1858 में, ये समाप्त आपको कब देखने को मिलता है, 1858 में यह समाप्त हो जाता है, समाप्त 1858 में यह हो जाता है, इसके बारे में याद रखना। समाप्त कब हो जाता है, 1858 में समाप्त हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, छठवें नंबर का, कंपनी के व्यावसायिक जो काम है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, यहां पे समझना, कंपनी के काम थे, कुछ काम व्यवसायिक थे, कुछ काम इसके जो है राजनीतिक थे, उन कामों को अलग कर दिया गया है। तो पॉइंट आ रहा है कि उनको अलग कब किया गया है उसके बारे में आप मुझे बताएं, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, बताइए। हेलो, ठीक है, फटाफट बताइए। चलो अगर हम बात करें कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, छठवें नंबर का सवाल है, अब बताएं किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया है, बताओ। सर
करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट आंसर होता है बाबू इसमें 1784। इसी के थ्रू कंपनी के व्यवसायिक और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया था। डी इज द आंसर, नॉट 1833। डी इज द आंसर क्यों होगा? इसी के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना है। इसी के थ्रू बना है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसी के थ्रू बना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी के थ्रू बना है, ठीक है, याद रखना। नियंत्रक मंडल और यह आपका निदेशक मंडल। इसमें कितने लोग थे? 24। इसमें कितने लोग थे? 6। इनकी सैलरी कौन देती थी? उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा है। इसमें कितने लोग थे? 6। इसमें लोग कितने थे? 24। इसका काम था व्यापार को देखना। इसका काम क्या था? व्यापार को देखना। और इसका काम क्या था? इसका काम था प्रशासन को देखना। इनकी सैलरी कौन देता था? इनकी सैलरी जो जाती थी वो ब्रिटेन सरकार की ओर से जाती थी। इनकी सैलरी जो है खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ही दिया करती थी, उन्हीं पर लायबल थी। 7वें नंबर का सवाल, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किस अधिनियम के द्वारा की गई है? भारत में पहली बार ईसाई मिशनरी प्रवेश कब लेते हैं? जोरदार सवाल है ये भी। भारत में ईसाई मिशनरियों का जो प्रवेश है वो कब से प्रारंभ हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बताएंगे, यह आपको कब देखने को मिला है? फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं, फटाफट बताओ। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि चार्टर अधिनियम 1813, ये इसी की वजह से भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू होता है। इसके बारे में आपको समझना होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरी भारत में आए और 1 लाख पर ईयर इंग्लिश एजुकेशन पर इन्वेस्ट भी हुआ है। इंग्लिश एजुकेशन पर इन्वेस्ट भी हुआ है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल 8वां। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 1 लाख रुपी फॉर द एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया? ये सवाल भी बताइए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? बताओ। वुड डिस्पैच एक्ट क्या करता है कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश होनी चाहिए, हायर एजुकेशन में इंग्लिश होनी चाहिए। चार्टर अधिनियम क्या करता है? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देता है। अच्छा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आता है? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आपको देखने को मिलता है? एजुकेशन एक्ट आपको कब देखने को मिलता है? तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1834 का है, 1835 में यह लागू हुआ है, ठीक है, 1835 में यह लागू हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको समझना होगा, ठीक है। फटाफट इसके बारे में भी आपको समझना होगा, ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के याद रखिएगा, ठीक है भाई। चार्टर एक्ट 1813। Which among the following act of the first time allowed Indians at least theoretically entry to the higher post in British India? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे बिना परेशानी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं, इसको देखिए फटाफट से। मैंने बताया निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन में प्रवेश की अनुमति दी? ये कब हुआ था? देखिए, ये सवाल सीजीएल में आता है एक अलग तरीके से। सीजीएल में ये सवाल एक अलग तरीके से आया था। दिस केम इन सीजीएल, ठीक है, दिस केम इन सीजीएल, दिस केम इन सीजीएल, ये सीजीएल में आया था कि पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में स्थान लेने का जो मौका है वो कब मिला। तो करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो सही जवाब होगा। इसके बारे में याद रखना। वुड्स का डिस्पैच एक्ट 1854 एजुकेशन से रिलेट करता है। 1833 में आप ये समझ लीजिए शासन केंद्रीकृत हुआ और भारत के अंतर्गत आपको गवर्नर जनरल का पद भी देखने को मिला। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, विच एक्ट फर्स्ट टाइम इट्स पॉसिबल टू इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन? 1861। चलिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई थी? मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर
एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया, एक लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की लॉ काउंसिल के अंदर ऐड किया जाता है, वो कब किया गया? दरअसल ये सवाल पूछना चाह रहा है, भारत में विधि आयोग का निर्माण कब हुआ? सवाल है, भारत में विधि आयोग का निर्माण कब हुआ? 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 फटाफट बताइए। इन विच ईयर भारत के अंदर आपको विधि आयोग का निर्माण देखने को मिला? लॉ कमीशन भारत में पहली बार कब बना? तो भारत में पहला लॉ कमीशन बनता है 1834 में। 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन देखने को मिलता है। इसके अध्यक्ष कौन है बाबूजी? इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाते हैं, अध्यक्ष या चीफ चेयरमैन आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट इज मैकॉले। मैकॉले आपको देखने को मिलते हैं, मैकॉले। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम ऑफ 1833, करेक्ट आंसर होगा। इसी के थ्रू तो वो बना था। पूरा नाम टीबी मैकॉले। आईपीसी है ना, आईपीसी अब तो खैर बंद हो गई, पर आईपीसी इसी ने बनाई थी, राइट, याद रखना। भैया मैं मूल विधि पूरी करा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। मैं इंडियन पॉलिटी भी पूरी, जीएस भी इस बार पूरी कराने वाला हूं, उस चीज से आप निश्चिंत रहिए, वो सारी चीजें मैं पूरी कराऊंगा, ठीक है? ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं अधूरी छोड़, ठीक है? काफी दिनों के बाद अभय जायसवाल भी क्लास में देखने को मिल रहा है। क्या भाई अभय, कैसे हो? और बाकी आप बच्चे हो कैसे? आपसे यार काफी दिन से बात नहीं हुई, बताओ सब ठीक चल रहा है? हैं? काफी दिन बाद देख के कैसे लगा? आई स्वाद? अब रेगुलर देखने की आदत डाल लीजिए फिर से। जो पहले भौकाल था वो आज भी जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडियन प्रोविंसेस? निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया? अच्छा, ये समझना ये जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी अधिनियम है। इसमें क्या होता है कि भारत के अंदर ना अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, लेकिन एक समय आता है जब भारतीय प्रांतों की सभी शक्तियों को भी खत्म कर दिया गया। मतलब जो छोटे छोटे प्रांत भी आपको देखने को मिल रहे थे, उनकी सभी शक्तियों को खत्म कर दिया गया। प्रांतों के पास किसी प्रकार की वो शक्ति ही नहीं बची। उसी के बारे में अब ये पूछ रहा है कि भारतीय प्रांतों की जो शक्तियां हैं वो भी समाप्त हो गई, तो वो कब समाप्त हुई हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तो आप लोगों ने मिस किया मुझे, हैं? इतने दिन मैं यूट्यूब पे नहीं रहा था, तो हाँ क्लासेस में अपलोड करा रहा था, ऑब्वियस सी बात है। मैं रिकॉर्डेड सेशंस अपने दे रहा था, लाइव नहीं आ रहा था। लाइव देख के कैसा लगा? करंट अफेयर्स करा दो, हाँ अब तो सारी चीज़ कराऊंगा यार, कैसी बात। इसमें थियरी वगैरह लेके अरे सब कुछ लेके आऊंगा भाई, टेंशन मत लो। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। चलो बिना परेशानी के, ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं सर मिशन। अरे यार दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुको यार, कमेंटों के साइज देखने दो। पता ही नहीं दिख रहा। अनूप कह रहा है बहुत मिस किया आपको। जीत राणा भाई। हाँ भाई चलो। हाँ अब ठीक है। एक कर रहा है जीत राणा भाई, ये इब्बे तो दिख रहा भाई मैंने थोड़ा बहुत। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीधी बात है, अधिनियम के भारतीय प्रांतों को विधायी शक्तियों से वंचित किया है। विधायी शक्तियों से वंचित किया 1833 में, क्योंकि बहु 1833 में क्या होता है, 1833 के अंदर ही चीजें की जाती हैं। 1833 के अंदर ही आप देखेंगे कि 1833 के अंदर ही आप देखेंगे या केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई थी। केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत हुई थी, केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत हुई, शासन शुरू हुआ, केंद्रीकृत शासन शुरू हुआ, सेंट्रलाइज्ड जो लॉ है वो स्टार्ट हुआ था। इसी वजह से हम 1833 को करेक्ट आंसर के तौर पर देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? देखो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, और इसी के अंदर भारत का गवर्नर जनरल पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बनता है? तो दैट इज विलियम बेंटिक, जो यहां पर बना है। कौन? विलियम बेंटिक आपको देखने को, नहीं नहीं, विलियम बेंटिक जो देखने को मिलता है,
विलियम बेंटिक, इसको एसी को ऑफ कर देना, एसी ऑफ कर देना। विलियम बेंटिक आपको देखने को मिलता है भारत के गवर्नर जनरल, और करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है 1833। अगला सवाल, भारत स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको देखने को मिलता है, ये किस अधिनियम का दूसरा नाम है? राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट किस अधिनियम का दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है? कमाल का है। हिंट दो इस वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की हिंट ये है कि ये वही अधिनियम है जिसको 1 नवंबर 1858 में मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। वही अधिनियम है, वही अधिनियम है जिसे, वही अधिनियम है जिसे 1 नवंबर 1858 में, 1 नवंबर 1858 में मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। मिंटो पार्क में पढ़ा गया था, पढ़ा, ठीक है, मिंटो पार्क में पढ़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिना परेशानी के आप समझिए, आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट से याद रखें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडिया। अब तो बता दो, अब तो काफी हिंट आपको दे दी गई है। ठीक है, चलिए बताइए। ये महारानी की घोषणा यार 1858 में यही पढ़ा गया था, यहाँ हिंट भी आपको जिंदी दिख रही थी। अगला सवाल, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया? भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में कब लिया गया था? सेम इसका करेक्ट आंसर होगा 1858 अधिनियम के माध्यम से ही जो ब्रिटेन की महारानी है उन्होंने इनको टुक ओवर चार्ज यहां पर कर लिया है, थोड़ा सा याद रखना। अगला है 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? अच्छा, इसमें मैं बहुत क्रम से करा रहा हूं, एक एक करके अधिनियम को उसी हिसाब से लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चंस का लेवल भी वैसा ही रहा। पर मेहनत देख रहे हो आप किस लेवल की करी गई है? ठीक है, चलिए, है ना, देखो, चलो, तो मैंने पूछा है इसके अंदर, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया है, स्थानीय विषयों पर संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। भाई ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू, सारे के सारे शुरू हैं। अध्यादेश भी जारी कर रहा है, प्रांतों पर विषयों पर कानून निर्माण कर रहा है, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर रहा है, सब सही है, इज करेक्ट। दीजिए, सेपरेट लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म स्टैब्लिश की गई, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी मशीनरी निर्मित की गई है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई है, इसके बारे में बताइए। 1861 में भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कब किया गया? फिर गवर्नर जनरल की परिषद में एक अलग से विधायी मिशनरी स्थापित कब कर दी गई, ये बताइए। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जाता है, एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में आप बताओ, वह निर्माण कब किया गया है? फटाफट आप बताएंगे वो निर्माण कब किया गया, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके। अच्छा ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके एक अलग विधायी मिशनरी बनाई गई है। सर ये ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853 में बनी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर यहीं पर ये लिखा होता कि वॉयस रॉय लिखा होता तो 1861 होगा, नहीं तो 1853 होगा। ठीक है, याद रखिएगा पूरी तरीके से।
चलिए जी। चलो, ये तो क्लियर हुआ। हाँ, करेक्ट आंसर मैं बता चुका हूं। अगला सवाल ये रहा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं पहली बार प्रारंभ हुई थी। प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं, पहली बार प्रारंभ होती है, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं पहली बार प्रचारित हुई हैं, वो कब हुई हैं सर? प्रतिनिधि संस्थाएं जो होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं, वर्किंग पे डिपेंड करती हैं, और ये 1861 में आपको देखने को मिलती है इसी अधिनियम के द्वारा। प्रतिनिधि संस्थाएं कोर्ट्स के डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, ये थोड़ा सा कुछ खतरनाक ही है क्वेश्चन, अच्छे सवालों में से एक है, यहां से हम देखते हैं। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6, अधिक से अधिक 12 कर दी गई। कम से कम 6, अधिक से अधिक 11 कर दी गई ये संख्या। अच्छा नहीं है, पहला तो गलत है। नहीं, संख्या 7 नहीं हुई थी, संख्या 6 से 12 हुई थी, ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ठीक है, प्रांतीय और केंद्रीय विषय लगभग सिमिलर ही थे। दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो, मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत मजबूत अधिनियमों में से एक है। अब देखो, पता है क्या, क्लास जब स्टार्ट होती है तो बच्चे ज्यादा होते हैं, हम धीरे धीरे बच्चे गिर जाएंगे, आगे आगे वीडियोस आएंगे, धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे, यही कंपटीशन है। कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़े रहना बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता, उस चीज को समझा करो। आगे बढ़ो, अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, उसको देख लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, 1909 लायबल गवर्नेंस, 1919 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये तो गलत है, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है 1935 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1835 डायर की रूल इन प्रोविंस, ये भी गलत है, ये आता 1919 में। ठीक है, उत्तरदायी शासन ये आता 1935 में। तो बचा क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है वो 1892 में ही तो स्टार्ट होगा। देन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन स्टार्ट ही देन 1892 में हुआ है, इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तरवादियों को कौन सी एक मांग मौल्दे मिंटो सुधारों में की गई थी? उदारवादियों की कौन सी एक डिमांड थी जो यहां पर की गई है? मौल्दे मिंटो रिफॉर्म में कोई एक बात तो यहां की गई है जो उदारवादियों की डिमांड आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में आप बात बताएंगे, फटाफट बताइए। देखो, परिषद के आकारों का विस्तार किया गया, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल रखे गए, मुस्लिम्स के लिए अलग मंडल है, हिंदूज के लिए अलग मंडल है, तो क्योंकि अलग अलग मंडल है इसलिए डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसी वजह से देखते हैं हम कि परिषदों के आकार का विस्तार हुआ, जो कि लोग चाहते थे, मतलब इलेक्शन में ज्यादा इंडियंस आ पाए, यह डिमांड थी, यही चीज आपको देखने को। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी को भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया था? कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज स्टार्ट किया गया। बाबू, इसको सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत इसको बोलते हैं। तो बाबू, सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत जो की गई है ना, सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत यह की गई है 1909 के मौल्दे मिंटो रिफॉर्म के अंदर, और इसी में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने सैयद हुसैन, हिंदू अध्यक्ष बने केसी गुप्ता, और वायसराय परिषद में पहले भारतीय बनते हैं इसके अंदर सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अगला सवाल, मौल्दे मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा है? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करी है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। भाई, इंपोर्टेंट तो यही था, ये सेपरेट इलेक्टोरल लाने के लिए ही जाने जाते हैं, इसी वजह से फूट डालो और राज करो जो हम देखते हैं ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो जो मिंटो है, मिंटो सेकंड, इसी को कहा जाता है डिवाइड एंड रूल का जनक। डिवाइड एंड रूल का जनक भी यही है। ठीक है, याद रखना। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे? तो पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में बनाए गए थे। पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में बनाए गए थे, 1909 में। ठीक है, याद रखना, पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में बनाए गए हैं, इसके बारे में भी सीधे तौर पर आप बात को याद रखेंगे। ठीक है, कब बनाए गए हैं? 1909 में इनको बनाया गया है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्लियरली डिफाइंड, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? किस चीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया वो बताइए। देखो,
1919 को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है, चेम्सफोर्ड एक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या था? न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का, ठीक है, अधिकारिता, भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसरॉय की शक्तियां उपयुक्त में से कोई नहीं। दरअसल इसका काम यह था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता करना, भारत के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ वाइस की शक्तियों का विस्तार करना। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम 1919 की तरफ जाएंगे और इसमें पूछेंगे कि इसका स्पष्ट काम क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को बढ़ाना या उसको कम करना, ये इसका काम आपको देखने को मिलता है। क्यों है ऐसा? ऐसा इस कारण से है क्योंकि देखिए, तो जूरिडिक्शन जो आपको देखने को मिलता है ना, जो सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, इसको इस प्रकार से करना बहुत अधिक जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो प्रांतों के अंदर द्वैत शासन शुरू कैसे होता। ठीक है, चलिए, जो बच्चे थ्योरी की डिमांड कर रहे हैं वो इस क्लास को स्टार्टिंग से देख लेंगे, थ्योरी कराई हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका जो अंतिम निर्वाचन है वो इसमें किस वर्ष आपका आयोजित किया जाएगा? सर जी, इस बेसिस पर जो अंतिम निर्वाचन है वो 1945 में हुआ था। क्यों? अगर मैं बात करूं प्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब हुआ था? 1892 में हुआ था। प्रथम पृथक जो हुआ, प्रथम, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। ये 1892 में, ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना होगा। ये लास्ट से बता ले। डायरकी इंट्रोड्यूस होती है इंडिया में, वह किसके अधीन इंट्रोड्यूस होती है? डायरकी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके थ्रू डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा डायरकी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसी के अंदर आपकी जो पहली समिति बनी है उसको चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, डायरकी जब क्रिएट होती है तो उसके अंदर जो एक बाइकैमरल था, उसका जो बाइकैमरल था पहले, चलिए आगे हम बात करते हैं। मैंने बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है, इसी के थ्रू डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। डायरकी को स्टैब्लिश किया जाता है इंडिया में किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग? मैंने बताया 1919 सिद्धांत के अकॉर्डिंग किया गया था। डायरकी के जो फाउंडर हैं, जिसके हिसाब से हम डायरकी, डायरकी का मतलब होता है जब एक ही स्थान पर दो अलग अलग शासन चल रहे होते हैं, उसको डायरकी अपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक ही स्थान पे सेंटर का भी, स्टेट का भी, दोनों का लॉ चल रहा होता है। तो इसके फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम है आपका लियोनल कुर्टिस देखने को मिलता है। लियोनल कुर्टिस देखने को मिलता है, लियोनल कुर्टिस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे मैंने बताया कि निम्नलिखित में से इस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, 1919 में लागू की गई।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिली हैं, वो बताइए। कौन सी प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिल जा रही हैं, बताओ। कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में की गई, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये ऑलरेडी थी बट इसमें नहीं की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, अथॉरिटीज की गई, इनको अलग अलग हस्तांतरण किया गया, याद रखना। देखो, ये 1909 में हो चुका था, ठीक है, ये इसी में हुआ है, तो सीधी बात है पहला और तीसरा इसके अंदर करेक्ट होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है, नहीं समझ रहे? ठीक है, बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं 37वां सवाल। केंद्र में कौन सा एक्ट द्वित शासन विधायिका लेकर आया? द्वित शासन विधायिका कहां पर? द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमलरिज्म। बाइकैमलरिज्म इज अ फीचर ऑफ ब्रिटेन। यह एक ब्रिटेन का फीचर है, यह ब्रिटेन का एक फीचर है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये कहां होता है सर? ये 1919 में देखने को मिलता है, एक्ट ऑफ 1919 है, बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइन होता है। 1919 का अधिनियम को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। वो कैसे डिफाइन किया जाएगा सर जी? इसमें है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। केंद्रीय जो प्रांतीय सरकार है उनके बीच में अधिकारिता का जो संगम था वही आपको 1919 में देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। द पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर वॉज क्रिएटेड इन इंडिया। भारत के अंदर हाई कमिश्नर की पोस्ट है वो क्रिएट की जाती है, हाई कमिश्नर की पोस्ट। तो हाई कमिश्नर की पोस्ट किस तरीके से क्रिएट की जाती है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर कब क्रिएट की गई है। सर जी आपको एक बात बताएं, मैं बता दो भाई, हाई कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट ही 1919 में, ठीक है, हाई कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट ही 1919 में। अच्छा ये बताओ, सवाल नए लग रहे हैं, नहीं लग रहे, या पुराने वही घिसे पिटे सवाल लग रहे हैं? देखो, मैं आज भी बता रहा हूं आपको, आगे भी बताऊंगा, मैं वो अध्यापक नहीं हूं जो एक ही कंटेंट को रेलवे में पेल रहा है, एक को ही एसएससी में पेल रहा है, एक को ही यूपीएससी में पेल रहा है। मुझे पता है किस स्तर तक किस चीज को लेकर जाना है। मुझे पता था कि यहां वर्तमान में आवश्यकता है इस लेवल के कंटेंट की, तो कंटेंट का लेवल यहां रखूंगा। आपको खुद सवाल देख के पता लग रहा है यूनिक है या नहीं है? ठीक है, फटाफट बताओ, यूनिक है या नहीं है? हाँ भाई, हाँ भाई बता, हाँ भाई। चलिए भाई, आगे हम बात करते हैं। तो मैंने बताया था यस, कह रहा है ना बढ़िया लग रहे हैं सवाल। एक कह सर मैंने बीएनएस के नोट्स परचेज किए थे, डाउनलोड नहीं। भाई वो सेंड हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप आ जाएगा उसका, आपको भेजा जा रहा है। लीजिए अगला सवाल। ऑन विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज बेस्ड? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बेस किस पे करता है सर? ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पे बेस करता है। इस समय मॉन्टेग्यू कौन था, चैम्सफोर्ड कौन था? सर ये तो था जो मॉन्टेग्यू था इस समय, वो तो था आपका इंडिया स्टेट सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी था, और ये जो चैम्सफोर्ड था ये वाइस रॉय था। ये वाइस रॉय आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाइस रॉय आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस? प्रोविंसेस के अंदर पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बन जाती है? पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो आपकी फॉर्म होती है वो कब आपकी होती है सर? ये है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ही पार्शियल गवर्नमेंट एक्ट रेडी होती है। याद आई, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए सर, वो लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, इतना कंटेंट आपको दिया जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म तो क्या 17 प्लेटफॉर्म कॉपी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप वहां हैं जहां से लोग कॉपी करते हैं, यकीन मानिए। आगे बढ़ते हैं। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए स्तुति की थी? बहुत जोरदार कमी का वो है आपके 1919 अधिनियम के अंतर्गत जो द्वैध व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक ने परिवर्तन के लिए संतुष्टि की थी कि भाई इसके अंदर अभी वर्तमान में जरूरत है कि इसमें चेंजेस लेकर आए। तो दैट इज मुदीमन कमेटी, तो दैट इज
मुदीमन कमेटी देखने को मिलती है। साइमन कमीशन 1927 है, इसने ढांचा तैयार किया। इट क्रिएटेड 1935 एक्ट, इट क्रिएटेड 1935 एक्ट बेसिस 1900, ठीक है, 1935 अधिनियम के बेसिस को इसके द्वारा रेडी किया गया था। इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, इसका प्रकाशन कब देखने को मिलता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का प्रकाशन 1919 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किए गए द्विज शासन के बारे में बताइए। इट वॉज डायरकी रूल ऑन सेंटर एंड स्टेट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड एज रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। गवर्नर कुड अपॉइंट मिनिस्टर्स फ्रॉम इलेक्टोरल्स, ठीक है, याद रखना। नहीं, देखो भाई मैं आगे जा ही नहीं रहा क्योंकि मुझे सही आंसर पहले ही मिल गया। अगर मैं 1919 अधिनियम में देखूं तो इट वाज अ डायरकी रूल ऑन सेंटर एंड स्टेट लेवल। सेंटर और स्टेट लेवल पर इसने डायरकी रूल स्टार्ट कर दिया था, तभी तो प्रोविंशियल तरीके से ये चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। द एक्ट बाय विच लॉ फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संविधिक नियम बनाए गए थे वो कौन सा था? प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग कर दिया गया। जो प्रांतीय विषय हैं केंद्रीय विषयों से अलग काम करेंगे वो साथ के साथ काम नहीं करेंगे, और ये चीज 1919 के थ्रू ही की गई है। देखो 1919 का अधिनियम बहुत जरूरी है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि एक चीज ये भी हुई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये लीजिए, सवाल है द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज व्हाट? लिमिटेड पॉपुलर कंट्रोल ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फुल अथॉरिटी टू प्रोविंशियल असेंबली, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन, नो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन सेंटर। नहीं, लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड पॉपुलर कंट्रोल ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लिमिटेड पॉपुलर कंट्रोल के ऊपर भाग रहे थे कि प्रांतों की सरकारों को मतलब कंट्रोल तो मिले पर बहुत लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल देख रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन काम करती थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के उपबंधों पर काम करती थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं नहीं है? ठीक है, ऑल इन इंडियन फेडरेशन ये इसने किया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किया है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाबू ये 1919 में ही कर दिया गया। जो चीज पहले ही हो चुकी है वो इसके थ्रू कैसे ही अलॉट होगी, ठीक है। ठीक है? अगला सवाल है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना किस अधिनियम पर हुई है? 1935 पर ही हुई है। और ये जो बना है आगे, ये बना कब है? 1937 में ये बना है, ठीक है, संघीय न्यायालय। आगे चल के 26 जनवरी 1950 में यही सुप्रीम कोर्ट बना है। 1950 में यही सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना, यही सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वो क्या है? ब्रिटिश भारत में फेडरल कोर्ट के बारे में जो कथन सत्य है वह कथन क्या आपको देखने को मिलता है? फटाफट बताइए। ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वो कथन क्या देखने को मिलता है? ठीक है, चलिए। इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर एक्ट ऑफ 1919। अपील कुड बी मेड इन प्रिवी काउंसिल। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट हैज नो प्राइमरी जुरिडिक्शन। फेडरल कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जो फेडरल कोर्ट है उसके बारे में आप बताइए। फेडरल कोर्ट के बारे में आपको क्या लगता है? फटाफट बताइए, ठीक है। फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट के बारे में बात बताते हैं, फटाफट बताओ। देखो प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यही फेडरल कोर्ट है। फिर क्या यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये 26 जनवरी 1950 में बना है, उससे पहले ये नहीं बना था, ठीक है, याद रखना। बी इज द ऑप्शन। 1935 के अधिनियम में उल्लेखित है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उल्लेखित है, हाँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फेडरल सिस्टम। यार ए और सी है तो ऑब्वियस सी बात है बी मानना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये रहा आज की क्लास का अंतिम सवाल, बट यार ये आसान है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1919 हो जाएगा। मैं अच्छा सवाल दूंगा। संवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? बहुत जोरदार। कॉन्करेंट जो लिस्ट है वो पहली बार कब लागू की गई थी इसके बारे में बताइए। कॉन्करेंट लिस्ट वैसे तो हमारे द्वारा कहां से ली गई है? वैसे तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से लिया है, वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बट ये 1935 के अधिनियम में भी उल्लेखित है। ऐसी गवर्नर का पोस्ट वगैरह भी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ
1935 एक्ट, 1935 अधिनियम के आधार पर ही पावरों का विभाजन हुआ है। ये भी बहुत जोरदार सवाल था। ठीक है, 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, अबोलिश डायरकी एट प्रोविंस लेवल एंड इंट्रोड्यूस अ सेंटर, ये भी ठीक है, रेजिडुअल सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये गलत है। ये फैक्ट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है, ये फैक्ट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं था, ये आज की डेट में आर्टिकल 248 में देखने को मिलता है, बट ये उस समय नहीं था, इसको हमने कनाडा से लिया है, अलग से लिया है, ठीक है, याद रखना। अब मुझे अब ये बता देंगे आप बस कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद से कब पारित हुआ? ब्रिटिश संसद से कब पारित? ब्रिटिश संसद से कब पारित हुआ? कब पारित? बताइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। क्लास बहुत जोरदार रही, क्लास कैसी लगी बताइए। अगली क्लास दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई किस चीज पर ली जाए वो जरूर बताइए, और कंप्लीट इसको करके रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।